अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स। इस्लामिक ग्रीटिंग के बाद अब मैं आप लोगों के पास डिस्कस करने वाला हूँ चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जिसे हम लोग नाम देते हैं व्हाट, हेपेटाइटिस। तो आइए हम सबसे पहले इसको डिफ़ाइन करते हैं कि बेसिकली व्हाट इज़ हेपेटाइटिस। और आपको पता है कि मैं आप लोगों के लिए फ़्लैश कार्ड हमेशा तैयार करता हूँ, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको आप लोगों ने लाहौर बोर्ड में बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो पहली बात स्टूडेंट्स, मेरे पास अगेन क्या है, डेफिनेशन। तो आप लोगों को मैंने अभी से एक बात समझा देनी है और मुझे उम्मीद है कि अगर आप डॉक्टर बन जाएंगे, नर्सेस बन जाएंगे, या आपका ताल्लुक किसी भी मेडिकल प्रोफेशन से ज़िंदगी में रहेगा, तो आपको ये बात इंशाल्लाह ज़रूर याद रहेगी कि जहाँ कहीं भी वर्ड आ जाता है स्टूडेंट्स, आइटस, ITIS, आइटस, फॉर एग्जांपल गैस्ट्राइटस, हेपेटाइटिस, जिंजीवाइटिस, कॉन्जंक्टिवाइटिस, लरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस। तो जहाँ कहीं भी स्टूडेंट्स आप लोगों के पास वर्ड आता है एंड पे आइटस, तो इसका मतलब ये है कि हम इसे एक वर्ड से एक्सप्लेन करते हैं और उसका नाम होता है स्टूडेंट्स इन्फ्लेमेशन। आइटस मीन्स इन्फ्लेमेशन। और जब मैं बात करता हूँ इन्फ्लेमेशन की, तो इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स ये है कि अब यहाँ पे 5 सिम्टम्स इकट्ठे अपीयर हो रहे हैं। 5 सिम्टम्स इकट्ठे अपीयर हो रहे हैं। पहला सिम्टम मेरे पास क्या है, रेडनेस, यानी कि जिस इलाके में या जिस ऑर्गन में इन्फ्लेमेशन होगी वो ऑर्गन रेड होगा, मींस उसमें फ्लो ऑफ ब्लड ज़्यादा होगा, बिकॉज कि यहाँ पे इन्फेक्शन है और ब्लड अपने तमाम रिसोर्सेज उस इन्फेक्शन को या उस एब्नॉर्मैलिटी को क्योर करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। तो देयरफॉर ये एरिया में वेस्कुलरिटी या फ्लो ऑफ ब्लड डेफिनेटली ज़्यादा होगा। फिर आता है स्टूडेंट्स मेरे पास पेन। रेडनेस के बाद पेन, फिर आ जाती है नेक्स्ट एब्नॉर्मैलिटी, दैट इज कॉल्ड एज स्वेलिंग, यानी कि वो वाला ऑर्गन या वो वाला एरिया साइज में बाकी जगहों से सूजा हुआ नजर आएगा। फिर आ जाता है स्टूडेंट्स मेरे पास व्हाट, फीवर। अब ये जो फीवर है ये लो ग्रेड भी हो सकता है और ज़्यादा हाई ग्रेड भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी वायरस की टाइप है। और आखिर में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि लैक ऑफ फंक्शन, यानी कि वो वाला ऑर्गन जो भी काम कर रहा था नॉर्मल होते हुए, बीइंग इन्फ्लेम्ड, अब वो ये वाला काम नहीं कर सकता। तो जब ये स्टूडेंट्स 5 सिम्टम्स इकट्ठी हो जाएंगी तो फिर हम बोलेंगे कि ये ऑर्गन इन्फ्लेम्ड हो गया या इन्फ्लेमेशन का शिकार हो गया है। राइट स्टूडेंट्स, हेपेटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर, मींस लिवर रेड हो जाएगा, उसमें पेन स्टार्ट हो जाएगी, उसमें स्वेलिंग हो जाएगी। आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो आपको लिवर एनलार्ज नजर आएगा, ऑर्गेनिज्म मोर और लेस फीवर में रहेगा और जाहिर जितने भी फंक्शंस में लिवर कर रहा है अब वो नॉर्मल नहीं रहेंगे। उसके बाद स्टूडेंट जैसे हमने डिस्कस किया कि इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर के सिम्टम्स क्या होंगे, तो ये सिम्टम्स तो होंगे लोकलाइज्ड, मींस कि ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को अपनी राइट रिब के नीचे फील होंगी, बिकॉज कि आपको पता है कि हमारा लिवर राइट रिब के नीचे एग्जिस्ट करता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें राइट रिब के नीचे महसूस होंगी, लेकिन ओवरऑल जनरल बॉडी क्या फील कर रही होगी उसको हम यहाँ पे लिखते हैं सिम्टम्स के अंदर। नंबर 1 स्टूडेंट्स, जॉन्डिस। अब जब मैं वर्ड यूज करता हूं जॉन्डिस और जॉन्डिस दोनों वर्ड यूज होते हैं, तो आप लोग जौन सा चाहें यूज कर सकते हैं। तो ये जॉन्डिस का मतलब है यरकान। अब आपको ये वाली बात भी याद रखनी है कि जब हम वर्ड यूज करते हैं यरकान, तो इसके मुख्तलिफ टाइप्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने लेमैन टर्म में सुना होगा जी, एनो पीला यरकान है तो एनो काला यरकान है। मीन टू से कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हाइपर पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है, दैट इज ड्यू टू एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जांपल कि अगर इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक येलो कलर का पिगमेंट, उसे हम बोलते हैं बिलिरुबिन, अगर वो बढ़ना शुरू हो जाए तो उससे हो जाएगा पीला यरकान। तो बहाल यरकान का मतलब है हाइपर पिगमेंटेशन। जैसे आपने देखा कि काले यरकान के केस में जो प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन है वो बढ़ जाती है, तो उसकी ओवरऑल जो स्किन है वो ब्लैक होना शुरू हो जाती है। नंबर 2 पे आता है स्टूडेंट्स हमारे पास पेन। जाहिर है
इन द लिवर। फिर नंबर 3 पे आ जाएगी एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है वो कहेगा कि मेरा जो पेट है वो ठीक नहीं है, इसमें कोई ना कोई खराबी जरूर। और सम टाइम तो पेशेंट पॉइंट कर सकता है और सम टाइम पेशेंट इसको पॉइंट नहीं भी कर सकता। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स नंबर 4 पे आ जाता है लॉस ऑफ एपेटाइट। अब जो मेरे पास वर्ड है एपेटाइट, इसका मतलब होता है भूख, राइट स्टूडेंट्स। अब इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की भूख खत्म हो गई, उसको भूख नहीं लग रही। फिर जब ये केस और मजीद आगे बढ़ेगा तो ये भी हो सकता है कि रिफ्लेक्स ईसोफेजाइटिस की जैसे सिम्टम भी डेवलप हो, मींस कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को बार बार वॉमिट या जिसे हम बोलते हैं मतली की शिकायत होना शुरू हो जाए। और फाइनली ये वाला ऑर्गेनिज्म एक ख़ास टेन्योर के बाद, यू नो कि ये वायरल डिसऑर्डर है, एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद बिल्कुल ठीक भी हो सकता है। ख़ास तौर पे हेपेटाइटिस ए और बी के केस में ये ऑर्गेनिज्म बिल्कुल रिकवर भी हो सकता है, यानी कि इसकी एब्सोल्यूट रिकवरी भी हो सकती है। सिम्टम नहीं है ये, फाइनली क्या होगा फाइनल स्टेज पे कि या तो ये एब्सोल्यूटली परफेक्ट हो जाएगा ऑर्गेनिज्म, और या फिर खुदा ना खास्ता अगर ये हेपेटाइटिस सी का शिकार हुआ तो फिर इसकी एक्यूट डिजीज क्रॉनिक फेज में दाखिल हो सकती है, और फिर ये जो क्रॉनिक पेशेंट है इसका लिवर खुदा ना खास्ता कैंसरियस लिवर में कन्वर्ट भी हो सकता है, राइट। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास व्हाट द डिफरेंट सिम्टम्स एंड देयर अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंसेस। फिर हम देखने वाले हैं टाइप्स। जैसे मैंने लिख रखा है आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पे अब तक हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप्स के हेपेटाइटिस रिपोर्टेड हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी एंड ई, राइट। आप लोगों ने देखा कि मैंने यहाँ पर ई के साथ पिग लिखा हुआ है, राइट। ये एक रिलेशन डेवलप किया कुछ रिसर्चर्स ने कि जो पिग है उसका ताल्लुक या उसका जो रिलेशन है वो हेपेटाइटिस ई के साथ है। मींस कि जो लोग हेपेटाइटिस ई का शिकार है नॉर्मली वो वाले लोग हैं कि जो पिग खाते हैं। और वैसे जो डी और ई किस्म के मेरे पास वायरसेस हैं, हेपेटाइटिस डी और ई, ये लेस कॉमन है और अभी इनके ऊपर तहकीक होना बाकी है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है हेपेटाइटिस ए और सी का, तो मैंने लिखा है आप लोगों के लिए कि ये दोनों आरएनए वायरसेस हैं, ये दोनों आरएनए वायरसेस हैं। लेकिन जो हेपेटाइटिस बी है ये एक डीएनए वायरस है, राइट, यानी कि लीव इट। सो हेपेटाइटिस बी, ए और सी मीन इनके हम पहले कुछ नाम रखे हुए थे, ये नाम हमने आज रखे हैं हेपेटाइटिस ए, बी और सी। तो चूंकि आपकी बुक में ये नाम लिखे हुए हैं तो एज पर आवर सिस्टम हम लोगों को ये नाम भी क्रैम करने हैं, याद करने, रट्टा मारना है, इसके ऊपर ये समझ लें। तो उसमें जो हेपेटाइटिस ए है पहले हम लोग उसे इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस बोलते थे। फिर जो हेपेटाइटिस बी था उसे हम लोग सीरम हेपेटाइटिस बोलते थे, बिकॉज कि शायद सबसे पहले ये हम लोगों को सीरम में रिपोर्ट हुआ। हालांकि ज़ाहिर है ये भी इन्फेक्शियस है, ये भी इन्फेक्शियस है, ये भी इन्फेक्शियस है, बिकॉज कि इन तीनों का ताल्लुक किसी न किसी इन्फेक्शन के साथ है, एब्नॉर्मलिटी के साथ है। लेकिन एनी हाउ हम इसको नाम देते थे सी को नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस। मीन्स कि जब हमने अर्ली डेज में टेस्ट करना शुरू किए तो मेरे पास हेपेटाइटिस ए का टेस्ट भी था और बी का टेस्ट भी था, तो मैं उसको पहचान लेता था कि ये ए है या बी है। लेकिन अगर मेरे पास टेस्ट करने के बाद ना ए पॉजिटिव आया और ना बी पॉजिटिव आया तो मैंने क्या बोल दिया, नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस। और बाद में आने वाले लोगों ने इस नॉन ए नॉन बी को नाम दे दिया व्हाट, हेपेटाइटिस सी, राइट स्टूडेंट्स। अब ये जो वायरसेस हैं इनके लिए भी इनके मोड ऑफ एक्शन के लिए भी मैंने आप लोगों के लिए एक एनिमेशन बनाई है और उसमें आप देख सकते हैं कि ये एक हेपेटाइटिस का वायरस है जो कि ब्लड बॉर्न हो गया, मींस मेरे ब्लड में दाखिल हो गया है, और इसके भी ट्रांसमिशन के ऑलमोस्ट वही वेज हैं जो कि बाकी भी हैं। लेकिन यहाँ पर ये वाला वायरस है ये यूज्ड यूटेंसिल से भी ट्रांसमिट हो सकता है क्योंकि ये हमारे स्लाइवा में भी प्रेजेंट होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला वायरस अब कहाँ चला गया स्टूडेंट्स, मेरे ब्लड में। अब ब्लड में जाने के बाद
जो चीज़ मैंने यहाँ शो नहीं की हुई, यहाँ हमने एनिमेशन का टाइम बचाने के लिए शॉर्टकट मारा हुआ है, वो ये है कि नॉर्मली क्या होगा, जहाँ कहीं भी हेपेटाइटिस का वायरस इन्वेड करेगा तो ज़ाहिर है वो वीनस सिस्टम में दाखिल होगा और उसके बाद विल गो टू योर हार्ट, और हार्ट में जाने के बाद दैट विल गो टू योर आर्टियल सिस्टम एंड इट विल जॉइन योर हेपेटिक आर्टरी। और यहाँ मैंने ये शो किया हुआ है कि आप लोगों का वायरस हेपेटिक आर्टरी में चला गया। हेपेटिक आर्टरी में जाने के बाद नाउ ये पहुंचने वाला है अपनी टारगेट सेल के पास, और इसका टारगेट सेल क्या है स्टूडेंट्स? जाहिर है, लुक एट दिस कि एक लिवर है, लिवर एक लोब्यूलर ऑर्गन है, और इस डिफरेंट लोब्स में आप लोगों को इंडिविजुअल यूनिट्स नज़र आ रहे हैं जो कि हेक्सागोन टाइप है, यू कैन सी ओवर हियर। और इन हेक्सागोन सेल्स में आप लोगों को टीयर्स ऑफ सेल्स नज़र आ रहे हैं, मीन सेल्स की लाइंस नज़र आ रही हैं। ज़रा गौर से देखें तो इसकी जो लाइंस हैं वो हमें किसी स्पोक्स ऑफ द व्हील, जैसे कि एक व्हील के अंदर तारें परोई होती हैं, एक हमारा पहिया है, पहिए में साइकिल का या मोटरसाइकिल टायर की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें आपको तारें नज़र आती हैं परोई हुई, ऐसे ही ये सेल्स अरेंज्ड हैं टीयर्स में, लाइंस की शक्ल में इस हेक्सागोन के अंदर। तो ये वो जगह है जहाँ पे आके बेसिकली हेपेटाइटिस के वायरसेस अटैक करते हैं। और हेपेटाइटिस के वायरस चूँकि ये भी आरएनए हो सकता है या डीएनए हो सकता है, तो इसकी भी फेजेस कुछ वैसी ही हैं जैसी कि हमारे एड्स के वायरस की थी, कि मीन्स अटैच होगा, हमारी सेल मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करेगा, अपने आरएनए या डीएनए को मेरे साइटोप्लाज्म में शामिल कर देगा, और मेरे साइटोप्लाज्म में शामिल करने के बाद ये क्या करेगा स्टूडेंट्स? डिपेंडिंग अपॉन इट्स टाइप ऑफ साइकिल ये मेरे सेल को डिक्टेट करेगा, राइट। और जो हेपेटाइटिस बी है ये एक और बहुत कॉमन किस्म का हेपेटाइटिस है, और अगर आप लोग इसकी डेमोग्राफी देखें तो इसके लिए भी मैंने एक वर्ल्ड मैप आप लोगों के लिए यहाँ पे लगाया है। आप इस मैप पे देख सकते हैं कि एशिया, चाइना, फिलीपींस और मिडल ईस्ट के लोग हैं जहाँ पे शायद गुर्बत ज़्यादा है, या जहाँ पे लेट मी से दिस थिंग कि शायद जहाँ पे जहालत ज़्यादा है, लेट मी से दिस थिंग कि जहाँ पे गंदगी ज़्यादा है, जहाँ के लोगों में इंसानियत और शऊर कम पाया जाता है, वहाँ पे आम तौर पे इन वायरल डिजीज़ के ट्रांसमिट होने का चांस और फैलने का चांस भी ज़्यादा हो सकता है। और आखिरी बात स्टूडेंट्स का है ट्रांसमिशन, जैसे मैंने पहले बोल दिया कि ये डेफिनेटली थ्रू यूज यूटेंसिल्स। ऐसा भी हो सकता है कि फीकल मैटर हो, और फीकल मैटर के ऊपर आके कोई फ्लाई बैठे और फिर वो हमारी फूड को कंटेमिनेट कर दे, और वो कंटेमिनेटेड फूड फिर मैं खा लूँ, तो ज़ाहिर है इसे हम बोलेंगे ओरोफिकल ट्रांसमिशन, यानी कि फीकल मैटर से, स्टूल से, पखाना से वायरस आके मेरे फूड के थ्रू मेरे माउथ पे चला गया, तो इसे हम बोलते हैं ओरोफिकल ट्रांसमिशन। तो ये भी पॉसिबल हो सकता है, जैसे मैंने पहले बोला कि ये ब्लड के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकता है। और फिर आखिरी हमने बात की कि ज़ाहिर है ड्यूरिंग द सेक्शुअल कॉन्टैक्ट भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। और अगर ये ख़ास तौर पर हेपेटाइटिस के वायरस की बात है तो ये स्लाइवा के थ्रू, मिसाल के तौर पर किसी एक गिलास में एक ऐसे पर्सन ने पानी पिया कि जो हेपेटाइटिस का शिकार था, तो ये दूसरे हेल्दी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी ट्रांसमिट हो सकता है। आज के लेक्चर की एज़ पर योर बुक लिमिटेशन ही हमारी बुक है, तो उसके रेफरेंस से मैं आखिरी बात आप लोगों से ये कर रहा हूँ कि हम ये पहले क्लेम कर रहे थे कि हमारे पास हेपेटाइटिस ए और बी की तो वैक्सीन है और सी की वैक्सीन नहीं है। तो इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को इनकलकेट करनी है वो ये है कि कुछ अर्सा पहले तक हम वाकई ही हेपेटाइटिस सी का कुछ ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे थे, या जो ट्रीटमेंट था उन्हें हम नाम देते थे स्टूडेंट्स व्हाट, इंटरफेरॉन। अब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स इसकी ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट के लिहाज से हम पहले यूज़ करते थे इंटरफेरॉन्स। ये मेरे पास स्पेसिफिक किस्म की यू कैन से प्रोटीन्स थी जो कि इन्फेक्टेड सेल्स को ही जाके डैमेज करती थी या उनको आइडेंटिफाई करने के बाद उन्हें किल कर देती थी, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा थे। तो आज हमारे पास एक और किस्म की वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है जो मेरे एनालिसिस के मुताबिक बहुत ज़्यादा कामयाब है, और इसका जो रिज़ल्ट्स हैं वो काफ़ी रिमार्केबल हैं और काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री हैं। उसका नाम है सिवॉल्डी। ये एक रिसर्च प्रोडक्ट थी, और इसके बाद अब इसकी बहुत सी B2 प्रोडक्ट जो काफ़ी लो प्राइस पे अवेलेबल हैं वो आप यूज़ करवा सकते हैं। आप पंजाब के किसी इलाके में भी बैठे मेरी बात सुन रहे हैं तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड, माय फ्यूचर डॉक्टर्स, कि हेपेटाइटिस सी अल्हम्दुलिल्लाह अब काबिल इलाज है और इसका इलाज मार्केट में अवेलेबल है। कीप योर लाइफ, अगेन मैं बोल रहा हूँ, वेरी हाइजेनिक, वेरी नीट एंड वेरी क्लीन, and it will definitely help you to pass a longer, more accepted life even for your own। आपके अपने लिए ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगी, बाकी दुनिया को छोड़ें। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।